नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खूब आनंदपूर्वक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। स्वागत कर रहा हूं आप सबके यूट्यूब चैनल लोकसभा टीवी पर। मित्रों, आज का वीडियो कर्मचारियों की पेंशन स्कीम से संबंधित है। सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि इस पेंशन स्कीम पर चर्चा का कारण क्या है और अचानक से नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके को लेकर के इतनी सरगर्मी अचानक से क्यों बढ़ गई। तो बात तो वही है। बात यह है कि भारत में कोई भी चीज़ हो बिना चुनाव के, बिना चुनावी माहौल के या यूँ कह लें कि राजनीति के संभव हो ही नहीं पाती है। और अभी नवंबर की शुरुआती 2 हफ्तों में आपने देखा कि देश के 2 राज्यों में, एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में, दूसरा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में विधानसभाओं के आम चुनाव थे और कुछ उपचुनाव भी थे। दिल्ली एमसीडी का चुनाव था। कुल मिलाकर के देश में एक चुनावी माहौल बन गया था और विभिन्न राजनीतिक दल कर्मचारियों को लुभाने के लिए कर्मचारियों की उस मांग का समर्थन कर रहे थे जो कर्मचारी 2004 से ही करता आ रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा कर रहे थे और एक दबाव बन रहा था देश की राजनीति में। उस देश का नेतृत्व कर रही पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पर, उसके संबंधित राज्य सरकारों पर भी, कि वो कर्मचारियों की वर्षों पुरानी इस मांग को स्वीकार करें। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा किया। यही काम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया और ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए जयपॉट साबित हुआ और गेम चेंजर की भूमिका इस एक वादे ने निभा दी है। लेकिन यह बात जो अभी कही जा रही है कि यह गेम चेंजर है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले 2 राज्यों, एक आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें भी कर्मचारी इस बात को लेकर के बहुत मुखर थे, आंदोलित थे और लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस वादे को पूरा नहीं कर रही है तो जिसने इस बात को वादा किया है कि वो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी, समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में लामबंद दिखाई दे रहे थे। और गुजरात में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। बावजूद इसके इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, दोबारा से सत्ता में वापसी कर ली। दोबारा सत्ता में वापसी उत्तर प्रदेश में हुई। गुजरात में तो 27 साल से वनवास भोग रही कांग्रेस की और भी दुर्गति हो गई। और मुझे लगता है कि यही कारण है जो प्रधानमंत्री जी ने को यह आत्मबल मिला कि उन्होंने रेवड़ी कल्चर शब्द का प्रयोग करते हुए एक ठोस प्रहार किया, एक करारा प्रहार किया उस सोच पर जिसमें मतदाताओं को प्रलोभन दे करके विभिन्न राजनीतिक दल अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अब वो अलग बहस का विषय है कि यह प्रलोभन किस तरफ से कितना आता है और इस मामले में कौन कितना सही, कौन कितना गलत। लेकिन बात तो प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी कल्चर की करी, उसमें कहीं से भी पेंशन स्कीम की चर्चा नहीं करी। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, विभिन्न अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की खूब चर्चा होने लगी कि इसी बहाने प्रधानमंत्री ने उस मांग को नकार दिया कि जो पुरानी पेंशन को लेकर के है। फिलहाल हम उस बात की तह में नहीं जाना चाहते कि प्रधानमंत्री जी का कहने का उद्देश्य क्या था या कैसे क्या था। लेकिन यह हम जरूर कहना चाहेंगे कि कर्मचारी इस बात की मांग लंबे समय जब रख रहा है तो अन्य प्रकार के जो प्रलोभन है, रेवड़ी कल्चर है, उससे इसको बिल्कुल जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपनी तरह से एक अलहदा मसला है और एक अलग मामला है। अलग मामला
किस तरह से है, इसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी और नई पेंशन स्कीम क्या है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत, हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम की खात्मे की बात अगर कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ही इसे दिसंबर 2003 में ख़त्म कर दिया था। और यह व्यवस्था बनी थी कि 1 अप्रैल 2004 के बाद से विभिन्न सेवाओं में नियुक्त होने वाले राजकीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, जिसे बोलचाल में एनपीएस या कुछ लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, ये हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा नैतिक बात हो जाती है कि अपने ही सरकार के बनाए कानून को या बनाई व्यवस्था को एक ढंग से रोल ओवर कर लेना, ये कहीं हो सकता है, मैं बहुत विश्वासघात नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है इनको नैतिक रूप से थोड़ा सा असहज लगता हो। लेकिन बात यह है कि जब मांग हो रही है, कर्मचारी इस बात को कह रहा है भाई हमें नई पेंशन स्कीम दीजिए, नहीं चाहिए हमें पुरानी पेंशन स्कीम दीजिए, तो फिर उस बात को सिरे से खारिज कर देना, और खारिज करने के लिए जो भी बहाने ढूंढे जा रहे हैं, अभी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी ने कहा कि भाई ऐसे अगर व्यवस्था को लागू किया जाता है, ओपीएस हम देने की बात करते हैं, तो भविष्य के टैक्स पेयर पर बोझ पड़ेगा। जबकि आज की स्थिति, उन्होंने कहा आज डिमांड इस बात की है कि भारत की राजकीय कोषीय स्थिति को बेहतर किया जाए और सतत विकास की तरफ कदम बढ़ाया जाए, ये वो कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भविष्य में जो भी है वो विकास की बात रुक जाएगी, या जो भी समस्याएं बता रहे हैं। वहीं यह कहा जा रहा है, कई बार ये बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश भाई नई जो नेशनल पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, वो कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और जब कर्मचारी विभिन्न मंचों से, विभिन्न जगह से इसकी बात उठाते हैं, तो सीनियर आईएएस तमाम सचिव लोग उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो लोग अपना उदाहरण खुद देते हैं, भाई हमने भी तो एनपीएस ले रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस सब में और आगे जाने के पहले और डिटेल बात करने के पहले हम थोड़ा सा समझें और बेहतर समझें कि मामला क्या है और नई पेंशन स्कीम में कम फायदे कैसे मिलते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की तुलनात्मक अगर बात हम करें, और इसमें हम यह देखें कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, मोटा मोटी अगर हम देख लें, पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी जब रिटायर होता था, जब वो सेवानिवृत्त होता था, तो उसे उसका जो अंतिम वेतन होता था, लास्ट सैलरी जिस पर रिटायर होता था, उसके 50% की 50% की गारंटी होती थी, और पूरी की पूरी राशि का भुगतान उसके समूचे जीवन काल सरकार करती थी। उसके न रहने पर उसके आश्रित को यह पेंशन दी जाती थी। उसके नियम विनियम थे, लेकिन दी जाती थी। कर्मचारी का उसमें कोई अंशदान योगदान नहीं होता था, और समय समय पर इसमें डीए वगैरह का लाभ भी मिलता रहता था, तमाम बढ़ोतरी का लाभ भी मिलता था। नई पेंशन स्कीम में क्या हुआ? नई पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2004 के बाद प्रभावी हुई, उसमें कर्मचारी स्वयं अपना योगदान करेगा, अपने वेतन का, अपने प्राप्ति का 10%, 10%, और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट 14% देगी। और ये पूरा पैसा पीएफआरडीए जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके पास जमा होगा, और वो इसको कहीं अपना मार्केट में निवेश करेगा। और कर्मचारी जब पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं, तो उसके लिए जो है उनको ये है कि भाई जो फायदे उनको मिलने हैं, जो फायदे उनको समझाए जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहे हैं, और समझ में आने वाली बात भी नहीं है। बात इसलिए नहीं है, अगर हम बात करें कि 10 बिंदु हम मुख्य रूप से चर्चा कर लें कि किस ढंग से यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। अगर हम बात कर लें, सबसे पहले आप देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था।
कर्मचारी को पेंशन के लिए उसके सेवा काल में उसके वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक की प्लस डीए की कटौती होती है। दोनों, जो उसका बेसिक है और जो उसका डीए है, दोनों में से 10% काट लिया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में जो था उसमें जनरल प्रोविडेंट फंड जो था उसकी सुविधा यानी जीपीएफ सुविधा प्राप्त थी। एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, जनरल प्रोविडेंट फंड की यानी जीपीएफ की सुविधा को ऐड नहीं किया गया है। यह सुविधा कर्मचारी को प्राप्त नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या होता था कि एक सुरक्षित पेंशन योजना थी। इसका भुगतान सरकार के ट्रेजरी के जरिए किया जाता था। मतलब ये है कि जब तक सरकार है, सरकार की व्यवस्था है, जब तक राजकोष है, कर्मचारी को नियमित रूप से पेंशन मिलती रहेगी और वो एकदम सुरक्षित था। नई पेंशन स्कीम जो है शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार का जो ट्रेंड होगा, बाजार का जो चाल होगी, उसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी, जो आपका अंतिम वेतन होता था, उसका 50% गारंटेड होता था। निश्चित था कि 50% मिलेगा ही। एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। विभिन्न मामलों में देखा गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारी को 100, सैकड़ा, 1000, 2000 रुपये पेंशन बनी है। अभी पुरानी पेंशन स्कीम में क्या था कि जो हर 6 महीने बाद डीए होता है, महंगाई भत्ता मिलता है कर्मचारी को, वो उसमें जुड़ता था। वो ऐड होकर के और जो भी कुछ होता है उससे रकम बनती थी वो मिलता था। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और साथ ही साथ कोई महंगाई भत्ता भी लागू नहीं है। यानी जो आपको मिल रहा है वही मिलता रहेगा जीवन भर। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी। एनपीएस में ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है, टेम्परेरी प्रावधान है। इसमें कर्मचारी जो भी अपना अनुसंधान पूरे जीवन काल किए रहता है, उसका एक निश्चित हिस्सा वो रिटायरमेंट के बाद ले सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन उससे ओवरऑल उसका नुकसान है, बाद की पेंशन उसकी कम हो जाती है। ओपीएस में सर्विस दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। यदि आपके सर्विस दौरान मौत हो जा रही है तो आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी और उससे उसका गुजर बसर होगा। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन तो मिलेगी, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कर्मचारी का, बहुत ही बड़ा नुकसान है। कर्मचारी इस बात को लेकर के बड़े आशंकित रहते हैं कि पूरे जीवन काल थोड़ी करके जो वो कटौती करा रहे हैं, जो बचत कर रहे हैं, उससे फिर उनको तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगना था। जीपीएफ में जो उनको पैसा मिलता था उसका वो जो उससे उनको ब्याज की आय हो रही थी, जो ब्याज की प्राप्ति हो रही थी, उस पर कोई टैक्स नहीं देना था। एनपीएस में रिटायरमेंट पर जो शेयर बाजार के आधार जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हद है। हम अपनी ही बचत करें, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए जो कुछ भी करें, बाद में उस पर हम टैक्स भी दें। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्त के लिए जीपीएफ में कोई निवेश नहीं करना पड़ता था। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है, आपको करना है। ओपीएस 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कर्मचारी को निश्चित रूप से इस बात को लेकर के आशंकित करती हैं कि उसका भविष्य क्या होगा। पूरा जीवन, पूरी जवानी जब वो सरकार को दे देगा तो बुढ़ापे में मिलने वाले 100, सैकड़े, 1000, 2000, 5000 से जीवन कैसे काटेगा, जबकि उसको, उसके परिवार को आगे आने वाले समय में तमाम प्रकार के पैसों की, खर्चों की आवश्यकता रहेगी। अब स्थिति ये आती है कि सरकार आखिर ओपीएस क्यों नहीं देना चाहती। अगर आप यह कहते हो कि भाई राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, राजकोष पे दबाव बढ़ता है,
तो राजकोष पहले भी था, कर्मचारी पहले भी थे, घाटे नफे मुनाफे का कॉन्सेप्ट पहले भी था। इस ढंग से आप गर्दन पे छुरी मत चलाइए किसी के श्रम का, उसके भविष्य का दोहन इस ढंग से आप नहीं कर सकते। कल्याणकारी राज्य की कल्पना आखिर कहाँ जाती है? अब आप ये कहेंगे टैक्स पेयर्स पर बोझ पड़ेगा। सिर्फ एक जगह आप टैक्स पेयर के बोझ की बात करेंगे, ऐसा बोझ की तो कोई बात ही नहीं है। सरकार की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो पहले था वही अब भी है। कर्मचारी कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। अब आप कहते हो कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के ज़्यादा हित में है। हद है, कर्मचारी का हित आप उससे ज़्यादा समझ लोगे। अब आप कहते हो नहीं, कर्मचारी तो वह भी है जो सचिव हैं, जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, जो बता रहे भाई ज़्यादा फायदेमंद है, जो इन संगठनों को, कर्मचारी संगठनों को समझाने चले आते हैं, जो इनको उसके फायदे गिनाने चले आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो वह तो इतने सैलरी पा रहे हैं, इतना पैसा पा रहे हैं, आज ही अपने सर्विस काल में, अपने सेवा काल में ही पा रहे हैं कि वो एक अच्छी खासी बचत कर लेते हैं। वो इनकम के तमाम स्रोत अपने जीवन काल में जनरेट कर लेते हैं और इस ढंग से वो अपनी पूरी व्यवस्था को, पूरे अपने एक वातावरण को इस ढंग से मेंटेन कर ले जाते हैं कि बाद में उनको ऐसी कोई बहुत आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। लेकिन एक कम सैलरी पाने वाला व्यक्ति, क्लास 3 क्लास 4 का ईमानदार कर्मचारी, जो बेचारा अपने पूरे जीवन काल में बच्चों की पढ़ाई, माता पिता के परवरिश, अन्य परिवार की परवरिश में, एक मकान बनाने, उसकी किस्तें अदा करने और अन्य तमाम चीज़ों में झंझावात में रह जाता है, पूरी जीवन कोई बचत नहीं कर पाता है, उससे आप क्या सोच रहे हो? अब ये कि सतत विकास, तो विकास क्या कर्मचारी के श्रम की कीमत पर ही होगा। उसके श्रम के समुचित मूल्य को आपको नहीं दोगे, उसके भविष्य को सुरक्षित करके आप विकास करोगे, उसे फ्रस्ट्रेशन और अवसाद में डाल के आप विकास करोगे? ये तो एक सवाल है। और आप ही ने 3 कृषि कानून बनाए, उन कृषि कानूनों को आपने किसानों के हित में बताया, किसान उसको अपने अहित में बता रहे थे, लगातार वो धरना प्रदर्शन आंदोलनरत थे। आपने तमाम तरीकों से उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, कई बार उन्हें दबाने की कोशिश की, किसान नहीं माने तो आपने न सिर्फ किसानों से, कृषक संगठनों से माफ़ी मांगी, बल्कि कानूनों को वापस ले लिया, आपने रोल बैक कर लिया। अगर कर्मचारी यह कह रहा है कि नहीं, उसे एनपीएस नहीं मंजूर है, वो इसके लिए सड़क से न्यायालय तक लड़ाई लड़ रहा है, वो सड़क पर उस ढंग की लड़ाई नहीं लड़ सकता क्योंकि आपके अधीन है, आपकी व्यवस्था के अधीन है। लेकिन अपनी मांग को बुलंद करने के लिए जो भी लोकतांत्रिक अधिकार उसके पास, उन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी मांग को आप तक पहुंचा रहा है, तो आप क्यों नहीं उसकी बात सुन रहे हैं? आखिर एक चीज आपको यह समझना चाहिए कि कर्मचारी हैं, काम हो रहा है, तभी तो कार्यपालिका अपने रोल को ढंग से करने में सफल है, विधायिका न्यायपालिका, तभी तो उसकी सफलता भी कार्यपालिका की सफलता में निहित है। अब राजनीति करने के लिए आप आरोप लगाते हो, विपक्ष राजनीति कर रहा है, हो सकता है आपकी बात सही भी हो। भाई तमाम राज्य सरकारों ने, खासतौर से कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने, जिसमें राजस्थान हो गई, जिसमें छत्तीसगढ़ हो गई, उस टाइम पंजाब ने, झारखंड ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वादा किया, आम आदमी पार्टी ने वादा किया गुजरात में, हिमाचल में कांग्रेस ने वादा किया और सत्ता हथिया ली। तो ये लोग भी तो आखिर उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ये भी तो राजनीति कर रहे हैं, ये भी तो उन्हीं जनता के बीच ही जा रहे हैं, उन्हीं जनता के वोटों की इनको चाहत है, तो ये कर सकते हैं। अब आप कह सकते हो या कोई कह सकता है, तमाम बार बातें भी आती हैं कि इनको करना तो है नहीं, ये तो कह करके निकल जा रहे हैं और बाद में ये उसके बहाने खोजेंगे कि न देना पड़े, जिसमें एक बहाना या एक बात गिनाई जा रही है। बहाना तो नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा भाई केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में जो उसके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो देय राशि है, जो उन्होंने अब तक उसमें निवेश किया है,
वो 17,000 करोड़ समथिंग वो अपना बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वह पैसा केंद्र लौटाए। केंद्र उसको देने में आनाकानी करा। निर्मला सीतारमण का बयान आया कि नहीं भाई, ये तो कर्मचारियों का पैसा है, हम राज्य सरकार को कैसे दे सकते हैं, कर्मचारी उसका निवेश किया हुआ है। तो जैसे भी है, इसमें हो सकता है राजनीति हो। कुछ लोग कह रहे हैं भाई अभी जो वादा कर रहे हैं, अभी जो लोग बात कर रहे हैं, इनको देना कहाँ है। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी अभी तो रिटायर ही नहीं होने जा रहा है, तो ये तो बाद में मुकर जाएंगे या फिर ठिकरा कहीं फोड़ लेंगे। जो भी कुछ हो, आप अगर, मैं बात केंद्र सरकार की कर रहा हूँ, आप केंद्र की सत्ता पे बैठे हो, आप केंद्र की व्यवस्था में बैठे हो, आपको पूरा देश देखना है, आपकी बनाई व्यवस्था को, देश को फॉलो करना है, तो आप ही इस इनिशिएटिव को ले लीजिए। आखिर देश का कर्मचारी भी देश का एक नागरिक है। उसके द्वारा जो कार्यपालिका में जो अपना योगदान दिया जा रहा है, इस देश को आगे ले जाने में उसका भी योगदान है, वह भी टैक्स पेयर है, वह भी आपकी प्रजा है। तो अगर वो आपसे मांग कर रहा है भाई जो आपने हमें नया दिया हुआ है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, अब हमें वही पुराना दे दीजिए, तो आपसे अतिरिक्त थोड़ी ना कुछ मांग रहा है। और अगर मांग भी रहा है तो ऐसे बोझ तो आपने तमाम जगह उठाए हैं। आज आपको रेवड़ी कल्चर समझ में आ रहा है। ये रेवड़ी कल्चर तो आपने भी कम नहीं किया है। दरअसल लोकतंत्र में प्रलोभनों के द्वारा सरकार बनाने का, सत्ता हथियाने का एक लंबा इतिहास है। कर्मचारी तो आपसे कोई प्रलोभन नहीं मांग रहा है, कर्मचारी आपसे अपना सुरक्षित भविष्य मांग रहा है, तो वो आपको देना ही चाहिए। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही अपना हित समझिए। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि कर्मचारी का मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जब कर्मचारी सबके बारे में सुनता समझता है तो वो परेशान होता है, उसको उसके भविष्य की चिंता सताती है। और तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कर्मचारियों को जब रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त पैसा नहीं मिला, उन्हें क्या क्या जलालत और जहालत झेलनी पड़ी है या झेलनी पड़ रही है, वह आपकी भी जानकारी में है। इसीलिए मैं लोकसभा टीवी के माध्यम से कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के और उस पुरानी पेंशन स्कीम की मांग का उनका समर्थन कर रहा हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।